तो कैसे हो आप सब। तो पहले तो कल एक वीडियो नहीं आ पाया तो उसके लिए माफी, लेकिन अब से कोशिश करेंगे रोज आए। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है, तो इसी रीजन की वजह से कभी कभार वीडियो आता है, मतलब कभी कभार नहीं, रोज ही वीडियो आता है, कभी कभार नहीं आएगा, ऐसा मैं कह रहा था। ठीक है, तो आज का हमने टॉपिक डिसाइड किया है, वो है, मैं लिख के रखे टॉपिक्स टू बी डिस्कस, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप आप इसके पहले के 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो भी है देख के आए रहोगे, राइट। हाँ, 3 लेक्चर है वो। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर यानी कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, आज वो पढ़ेंगे। फिर तीसरा होता है बोहर एटॉमिक मॉडल, उसका ग्लिम्स लेंगे या इंट्रोडक्शन। ग्लिम्स या इंट्रोडक्शन का मतलब पहले देखेंगे, हाँ ऊपर ऊपर से क्या होता है, क्यों होता है, वो सब ऐसी बातें। तो चलिए नोट करना चालू करिए और शुरू करते हैं। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए, ये शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता दूं। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि रदरफोर्ड का जो भी था उसकी कमियां हमने पढ़ ली थी, डीमेरिट्स पढ़ लिया था रदरफोर्ड का। उसकी कमियां ये थी कि जब मैक्सवेल ने उसको पूछा कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से वेव के फॉर्म में रेडिएशन निकालता है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने ये बोला था कि अगर रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन के आजू बाजू गोल गोल घूमता रहता है इस एक ऑर्बिट में, या जो भी हम कह सकते हैं, अभी तो आपको नाम नहीं पता रहेगा, हम आगे बताएंगे। तो वो एनर्जी एमिट करते करते ऐसे गोल घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर टकरा जाना चाहिए था। तो ऐसा होता क्यों नहीं है, जबकि हम देखा गया अभी हम लोग साइंटिफिक में, मतलब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने चेक किया तो पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं पे गोल गोल घूमता रहता है। तो इसका रीजन रदरफोर्ड नहीं दे पाया था, इसका रीजन दे पाएगा हमारा ये बबुआ बोहर दे पाएगा, नील्स बोहर। तो आज इधर से शुरुआत है। सबसे पहले नील बोहर पे जाने से पहले हमें यह पढ़ना है कि ऐसा क्या उसको मिला कि हाँ ये नील बोहर रदरफोर्ड से कुछ अलग कर पाया। पहले तो यही बात आती है। देखो, थॉमसन मॉडल हमने पढ़ा। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि तरबूज की तरह प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस हर जगह फैला हुआ है और उसके बीच में क्या है, सीड की तरह इलेक्ट्रॉन है। ये था फेलियर। इसको सुधारा किसने? इसको सुधारा क्या हमारे रदरफोर्ड ने। उसने बोला ना, जो भी मास है प्रोटॉन का वो बीच में एक्यूमुलेटेड है, और जो घूमते रहते हैं ऑर्बिट में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके आगे जो यहां पे इसकी कमियां थी जो मैंने आपको बताया, वो कमियां कौन पूरी करेगा? बोहर। तो कमियां किसी की पूरी करने के लिए पहले हमें पता तो चले कि पूरी तरीके से हाँ इस कमियों को पूरी कैसे की जाए। तो उसके डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आई वो देखते हैं। हम जैसे ही बोहर की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि, या हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, इन जनरली, कि जब हम बोहर की बात करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है, 2-3 बातें जो इसके एटॉमिक मॉडल में बहुत मदद करती है इसको। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ये आती है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। क्या कहता है हमसे ये बहुत खास बात है। आपके टेक्स्ट बुक में ना एकदम ऐसे ये काले अक्षरों में लिख के सब खटक करके निकल चुका है आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बस आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो आपको पेज नंबर, रुको मैं यहाँ पे देख रहा हूं, 38, पेज नंबर 38 पे ना ये ऐसा ब्लैक अक्षरों में, डार्क बोल्ड अक्षरों में लिख के बस आगे बढ़ चुका है। ये वो क्या होता है वो समझते हैं। जब पाया गया तो हमें ऐसा देखा गया कि कोई भी अगर मैटर है, जैसे कि आप, मैं, ठीक है, हम कोई भी मैटर है ना, मैंने बोला था मैटर क्या होता है, जो वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है 3D में, ठीक है। तो हम मैटर क्या करते हैं, हम हमेशा एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी या तो लेते या तो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सुबह उठे, सुबह आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आप नाश्ता करने बैठ गए।
नाश्ता किया मतलब आपने क्या किया, आपने अपने अंदर फूड सोर्स लिया। अब फूड सोर्स लेने की जरूरत क्या पड़ा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे, एनर्जी लिया, एनर्जी लिया, एनर्जी लिया, कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट्स खाया, लिपिड्स खाया, दूध पिया, ये सब। तो ये सब क्या है, एनर्जी के सोर्स है। जब हमने ये सब एनर्जी अपने अंदर ली तो होता क्या है, अब ये एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है। स्टोर है तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था लोअर क्लासेस में, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे अंदर स्टोर है, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है। हमारे जो भी दिन भर के काम है, जैसे कि आप कॉलेज जाना आपका काम है, मेरा काम पढ़ाना है, तो वो सब में ये जो एनर्जी हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरी पड़ी है, उसको हम यूज करते हैं एज अ काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो एनर्जी अगर स्टोर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, और काइनेटिक एनर्जी की वही एनर्जी का क्या हो गया, काम हो गया। यही बात आती है, और यही बात हमें रेडिएशन से जोड़ेगी। कैसे जोड़ेगी, आपके घर में मान लो जैसे कि इन्वर्टर है, ठीक है, इन्वर्टर की अगर बात कर लेते हैं अभी, तो आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो क्या होता है कि इन्वर्टर पहले आपका जो भी बिजली है वो पहले लेगा, अंदर लेगा लेगा लेगा, स्टोर करके रखेगा, फिर वो आपको जब लाइट जाती है तो आपको लाइट प्रोवाइड करवाता है। यही काम होता है इन्वर्टर का। ठीक वैसे कोई भी लाइट रहेगी ना, वो हमेशा क्या करती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। सिंपल एग्जांपल, मेरा फेस अभी ग्लो क्यों कर रहा है, बिकॉज मेरे ऊपर और मेरे यहां पे सामने लाइट है, जिसके कारण आपको मेरा फेस ग्लो करता हुआ दिखेगा। अगर और इसी फिनोमेना को आगे चल के एक और बात से एक्सप्लेन किया गया, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन वो चिड़िया का नाम है कि जैसे कि मान लो यहां पे एक ऐसी डंडी है, मतलब ये कोई कार्डबोर्ड है आपके घर में जैसा होता है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल वहां पे आपको देखने मिलेगा। आपका घर का जो दरवाजा है उसमें एक छोटा सा पिन होल छेद है, इसमें से आप ऐसा आंख एक डाल के ऐसा देखते हो कि कौन आया है बाहर, तो है तो इतना सा छेद, लेकिन आपको पूरा इंसान बाहर दिखाई देता है। ठीक उसी तरह डिफ्रैक्शन ये चीज है कि मान लो यहां से मैंने अगर टॉर्च लाके एक सेकेंड, हाँ, तो यहां से अगर मैंने टॉर्च लाके लाइट जलाई तो हमें क्या लगता है कि लाइट सिर्फ ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये लाइट सब जगह ऐसा फैल जाती है, ऐसे इस प्रकार से। इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का एग्जांपल सबसे बेस्ट मेरे पास है, अभी फैक्ट बता रहा हूं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि जब दो अलग अलग लाइट्स आके टकराती है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो दोनों मिला के कुछ अच्छा रिजल्ट दे जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, या तो वो दोनों टकरा के कुछ खराब रिजल्ट दे। ठीक है, जैसे कि आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब देखो यहां पे मेरे नीचे लाइट है, तो इसको अगर मैं अभी बंद करूंगा तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये देखो अंधेरा हो गया। अब अगर मैं चालू कर दूं, ये देखो आ गया उजाला। ठीक उसी तरीके से अगर मैं मेरे यहां पे जो छत पे लाइट है इसको अगर मैं बंद करूं, हो गया अंधेरा, दिख रहा है आप सबको अंधेरा। और ठीक अगर मैं इसको चालू कर दूं वापस, तो ये देखो वापस उजाला हो गया। ठीक है, अगर इसी अंधेरे में अपना मुंह लेके आऊं, देखना आप ध्यान से, ये देखो थोड़ा काला काला आ रहा होगा, डार्क कलर का आ रहा होगा, राइट। तो यही होता है इंटरफेरेंस का पैटर्न। क्या होता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न। अब इसी को एक्सप्लेन, इसी के साथ साथ वो आगे बढ़ा था। कौन आगे बढ़ा था, हमारे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े थे। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो लाइट है वो एक्चुअल में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो लाइट है, ध्यान से सुनना, जो लाइट है वो एक्चुअल में कैसे ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव के फॉर्म मतलब ऐसे इस प्रकार से वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन जब आगे हमारा एक और साइंटिस्ट आएगा जिसका नाम है प्लैंक्स, वो बंदे ने ये बोला कि ना, लाइट तो पार्टिकल के नेचर में ट्रेवल करती है। पार्टिकल मतलब जैसे पुड़िया हो गया ना, जैसे तुम सिंह चले, मूंगफली की पुड़िया होती है कि हाँ 10 रुपए की भैया ये मूंगफली दे दो, तो तुम्हें कैसे पैकेट बना के देगा, पुड़िया बना के देगा, उस फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो किसने बोला था, प्लैंक ने बोला था। लेकिन यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा, लाइट कैसी है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तभी तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों वेव बना के एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे। कंस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ बनाना, और डिस्ट्रक्टिव यानी कुछ तोड़ना। तो ये दोनों कैसे बना रहे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके कारण
हमारा जो देखने का नजरिया है या हमारा जो देखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जिससे कि आपको भी ये बोर्ड एकदम मस्त शाइनी दिख रहा होगा, बिकॉज ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे को इस तरह से कोप अप कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ क्या मस्त बोर्ड दिख रहा है। इनमें से अगर एक भी लाइट बंद कर दे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, तो कैसा एकदम अंधेरा हो गया था, राइट। बस वही बात आती है। तो यही चीज हमें पढ़नी है। अब बात यह आती है कि ये जो वेव वाली है इसको हम क्या कहेंगे फिर। तो लाइट की अगर वेव है तो उसको कुछ तो नाम रहेगा, तो उसका नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बस यही पढ़ना है हमें। आइए समझते हैं क्या होता है, क्यों होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। मस्त टॉपिक चल रहा है अपना एकदम। जराती जराती रफ्तारें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम पढ़ने जाएंगे तो इसमें आता है सबसे पहला तो कि होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड क्यों दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड इसीलिए दिया गया है कि मान लो ये आपका वाई एक्सेस है, मान लो ये आपका, एक सेकेंड ना, मान लो कि आपका कौन सा है, एक्स एक्सेस है, और मान लेते हैं यहां पे जो है हमारा जेड एक्सेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर इस वर्ड को आप तोड़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको आप तोड़ोगे तो आपको दो हिस्से मिलेंगे। सबसे पहला हिस्सा मिलेगा आपको इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और दूसरा मिलेगा मैग्नेटिक, यानी कि दूसरा होता है मैग्नेट। तो ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक वेव्स, और ऐसी वेव्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बने। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, मैग्नेट्स जो होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर उनको आप ऐसा, आपने पढ़ा रहेगा 10th या लोअर क्लासेस में कि अगर मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नेट है साउथ, तो इन दोनों को जब हम पास में लाते तो इनके ऊपर से ऐसे कुछ तो ऐसी रेज निकलती है, ये ऐसा, इस प्रकार से कुछ तो ऐसी रेज बनती है एकदम मस्त, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक नेचर। और इलेक्ट्रिक यानी कि वही जो नॉर्मल हमारे घर में बिजली आती है उसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक। तो इन दोनों वर्ड का मिला के क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जब इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों मिल जाती है तो एक नई वेव बनाती है। उस नई वेव को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे कि मान लो यहां पे है आपका y एक्सेस, यहां पे है x एक्सेस और यह है z एक्सेस। तो अभी मैं आपको अगर एग्जांपल समझाऊं तो देखो, मान लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक वेव है वो ट्रैवल कर रही है ऐसे y डायरेक्शन में, ठीक है, और जो मैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल कर रही है ऐसे z डायरेक्शन में। तो हमारी जो एक्चुअल वेव है, एक्चुअल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों की वजह से जो वेव बनेगी वो कहां ट्रैवल करेगी, वो ट्रैवल कर रही है ऐसे एक्स डायरेक्शन में, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। यही बातें हमें समझनी है, यही बातें हमें पढ़नी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने बचपन में वो पढ़ा है शायद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये ऐसा कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक वही। देखो ये इससे और इससे परपेंडिकुलर है, साइमल्टेनियसली अगर आपको करके दिखाए तो यही 3 मार्कर यूज किए मैंने मेरे ख्याल से, यस। तो ये है हमारा z एक्सेस, आपकी तरफ आ रहा है z एक्सेस, ये ठीक है। हमारा ये है कौन सा, y एक्सेस, और ये है यहां पे x एक्सेस, इस प्रकार से। तो ये देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप देखो तो हमारा z में कौन सा जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, y में कौन सा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, x डायरेक्शन में। तो मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा बताया था और मैं भी आपको वही बताऊंगा। जैसे कि मान लो ये है y डायरेक्शन और इसमें है z डायरेक्शन, तो ये वेव ऐसे, z डायरेक्शन में एक वेव है और ये है y डायरेक्शन में, तो ये ऐसे, इस प्रकार से वेव चलेगी ऐसे, ठीक है। जैसे कि देखो ऐसे, ये इस हिसाब से वेव चलेगी,
ठीक है, पल्ले पड़ा। बस ये होता है तुम्हारा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव प्रोपोगेशन में लिख देता हूं सारी बातें। यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया क्या मैंने? बहुत ज्यादा गलत लिख दिया मैंने फील्ड की स्पेलिंग। कोई नहीं, चलो आपको तो ज्ञान से मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे है, और हमारी जो वेव ट्रैवल करेगी ये होगा उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस हिसाब से। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें इसी वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो कि वेव में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या चीजें हैं, वही देखनी है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलो आइए शुरू करें। ईएम वेव समझ गए ना आप क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। तो ईएम वेव्स इसका मतलब ये होता है, ईएम वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वेव बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देखी जाए सबसे पहले। तो इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या चीज है, उससे पहले मैं आपको कुछ बचपन की यादें दिला दूं। जैसे कि ये अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, यहां से यहां तक का, तो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, यहां से देखो, मान लेते हैं कोई तो एक वेव है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, डायग्राम बन गया। क्या मास्टर, आपसे एक डायग्राम नहीं बनता? ठीक है, चलेगा। नहीं 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 चलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहां पे ये जो होता है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ या थ्रोफ। ट्रफ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज आती है कि ये बता दे कि नहीं बताए? बता ही देते। ये जो हाइट होती है सबसे मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब क्या हाइट ही होती है? नहीं, डेप्थ भी हो सकता है, आप इसको भी ले सकते हो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ क्या कहती है? नाम में ही छुपा हुआ है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव की लेंथ। एक वेव की लेंथ तोड़ के आप पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव की लेंथ। जो लेंथ एक वेव की होगी उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। आइए आपको समझाते हैं कैसे, डिमॉन्स्ट्रेशन करके। मानिए मैंने क्रेस्ट से निकला, मैं एक बार ट्रफ पे पहुंचा और फिर मैं वापस क्रेस्ट पे आ गया। तो यहां से यहां तक का जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को मैं बोलूंगा वेवलेंथ। क्या सर ये ऊपर ही होता है? नहीं, नीचे भी होता है। कि मान लो मैं ट्रफ से निकला, मैंने एक क्रेस्ट कवर कर लिया और मैंने दूसरे ट्रफ पे पहुंच गया, तो इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो सर इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव
क्रेस्ट या 2 कॉन्जिगेटिव ट्रफ। जी हाँ, कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, इसको बोलते हैं कॉन्जिगेटिव या सक्सेसिव। तो यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिगेटिव स्लैश सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिगेटिव स्लैश सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ is known as wavelength। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा डेफिनेशन दिया है, आपको अगर वो समझ में आए तो आप वो रखना, यही दिया रहेगा मेरे ख्याल से, तो आप ये देख के चलो। अच्छा सर, हमें कंफ्यूजन होता है ऐसे कि अब ये क्रेस्ट कहां शुरू होगा, ट्रफ कहां खत्म होगा। तो देखो, जैसे मेरे को वेव बनानी आती है ना, मैं भी आपकी तरह ये नहीं मेरे को समझ में आता कि हाँ ये कैसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इमेजिन करता हूं कि मान लो ये इतना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्सा तोड़ के अगर मैं यहां पे लगा दूं, ये हिस्सा इतना तोड़ के अगर मैं यहां तक लगा दूं, ठीक है, तो ये देखो एक वेव बन जाएगी पूरी। अरे वाह सर, ये तो हो गया। अगर ये भी ना समझ में आए तो और इजी, क्या करो, पहले ऐसा ग्राफ बना लो एकदम मस्त से, ठीक है, फिर यहां से चलो, फिर एक छल्ला बनाओ, फिर दूसरा छल्ला बनाओ, और फिर यहां पर रुक जाओ, जहां शुरू किए थे वहीं रुक जाओ। ये हो जाएगा तुम्हारा वेवलेंथ, ये हो जाएगा वेवलेंथ। अब सर ये तो नहीं आ रहा है सर, ये कैसे, देखो ये वाला इतना हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, इसको तोड़ो और यहां पे लगाओ, वही तो किया है, इसको तोड़ के यहां पे लगा दिया है, तो यही तो था वो। ठीक है, तो आसान में ऐसे ही बनाना है कि एक छल्ला बनाओ फिर दूसरा छल्ला बनाओ, हो गया वेव, ये हो गई एक वेव, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। देखो आपके अभी लेवल पे ना सब कुछ आप समझते चलो, मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि अगर कॉम्प्लिकेट करने मत जाओ, बिकॉज आगे बहुत जिंदगी पड़ी कॉम्प्लिकेट करने के लिए। 11वीं 12वीं में जितना हो सके ना उतना सिंपल लेके चलो, मैं तो बोलता हूं एकदम बेस्ट जिंदगी रहेगी आपकी। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेट मत करो। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड दीजिए जरा मेरे को। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ की बात। अब सर ये आपने वेवलेंथ तो समझा दी, ये क्या है, ये क्या लिख के रखा है आपने, ये तो मेरे को उल्टा 7 उल्टा एल ऐसा कुछ तो लग रहा है। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। ये होता है ग्रीक लेटर, मार्कर है हमारे पास अलग अलग। इट इज डिनोटेड, इट इज मतलब इट कौन, वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर क्या है वो, ये। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं, लैम्बडा। ग्रीक लेटर से डिनोट क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, तो सर वेवलेंथ का कोई यूनिट नहीं होता, होता है, जरूर होता है। उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। बाकी और भी बहुत यूनिट होते हैं, आप आगे चलोगे ना तो आप पढ़ते चलोगे, जैसे कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। सॉरी ये क्या बोल दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग, चिंता वाली बात, बताएंगे सब बताएंगे, धीरे धीरे से गुजरेंगे, फिर अंत में हद से गुजर जाएंगे। चलो वेवलेंथ नोट कर लो, उतना कर लिया, जल्दी करो, फटाफट ये करोगे तो फटाफट दूसरा काम देंगे हम तुम्हें। जल्दी करो, एकदम फासम फास कर लिया। चलो अगला आता है फ्रीक्वेंसी। अगर आपको किसी काम वाले को समझाना है कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अगर आपको वो मजदूर आके बोले अरे भैया इधर आओ, मजदूर आपको बुलाता है इधर आओ, अब बहुत पढ़ाई करते हो ना, 11वीं में आ गए हो, साइंस लिए हो, एक बात बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आना चाहिए
कि मजदूरों को कैसे पता फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान से सुनना। अब ऐसा पूछ लिया, मान लो उसने, तो अब पढ़ाई तो आप कर रहे हो, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, तो आप क्या बोलोगे उसको, डेफिनेशन ना, उसको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। उसको ये बोलना है, एक बार बताओ भैया आप यहाँ पे मजदूरी का काम करते हो, तो बोलेगा हाँ करता हूँ। आप फ्रीक्वेंसी बताओ, तो बोलेगा अरे आ रहे फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, सुनो तो सही। तो तुम उसको बोलना, अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे क्या ईंटें उतारते हो क्या? ईंटें, ईंटें मतलब समझ में आता है ना, वो क्या बोलते हैं, जो लाल कलर की होती है ईंटें, उसको ईंटें बोलते हैं, ठीक है। तो बोलना, तो मुझसे बोलेगा हाँ उतारते हैं, लेकिन इससे फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना। आप बोलना ठहरिए, रुकिए जरा, सबर करो, सबका नंबर आएगा। हाँ, तो फिर बोलना अच्छा ठीक है, तो आप क्या ईंटें मतलब वो ट्रक में पहले चढ़ते हो, फिर एक ईंट लेते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर ऐसे रखते हो? तो बोलेगा नहीं भाई साहब, एक ऊपर चढ़ा रहेगा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और यहाँ पे एक रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ईंटा लेते हैं और सब फेंकते हैं, तो वो ऊपर से मेरे को ईंटा देगा, मैं यहां से पकड़ूंगा और मैं आगे फेंक दूंगा। तो बोलना बस यही होता है फ्रीक्वेंसी, यही होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? वो बोलेगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया ना, ये क्या बोल के चले गए। तो उसको फिर वापस कोपचे में बुलाना, उसको बोलना सुनो, तुम एक सेकंड में कितनी ईंट फेंकते हो, उसी को हम बोलते हैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में तुम कितनी ईंट फेंकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। ठीक उसी तरीके से मैं एक सेकंड में एक पॉइंट से, एक सेकंड में ये जो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे, एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। ठीक है, तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू a point in 1 second is called as frequency of that wave, is called as frequency of that wave। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सर ये तो फ्रीक्वेंसी तो समझ गया, ये क्या बना के रखे हैं, तो इसको, ये एक और है हमारे पास लेटर, इसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। इसको डिनोट किया जाता है ऐसा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जैसे बनाओ, हम तो वैसे ही बनाते हैं न्यू। अब फ्रीक्वेंसी का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है, क्या इसका होता है, जरूर होता है ऐसा यूनिट। क्या होता है, वो होता है हर्ट्स। हट नहीं, हर्ट्स, हर्ट्ज होता है। इसको हम या तो HZ लिखते हैं, या तो फिर हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपने कभी देखा रहेगा गाड़ी पे लिखा रहता है पर सेकेंड या पर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, माय मिस्टेक, किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक गाड़ी एक घंटे में कितने किलोमीटर से चली, उसको तो हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, माइलेज। तो वही सेकेंड इनवर्स, क्यों के ट्रेवलिंग ऑफ वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। तो यहां पे टू बी प्रिसाइज लिखना इन या फिर स्लैश पर सेकेंड, पर 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। चलो देखो ध्यान से, कर लिया, कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अगला आता है हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर क्या कहता है हमसे, वेव नंबर ये कहता है कि ये बताओ, मतलब तुम नहीं, ये बोलेगा कि बताओ वेवलेंथ, वेव नंबर क्या होता है। पहले तो पूछेगा वेवलेंथ क्या होता है, तो तुम बोल दोगे एक वेव की लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। बरोबर, राइट है। अब तुमसे पूछा वेव नंबर क्या होता है, तो वो तुमसे ये बोलेगा कि बताओ 1 सेंटीमीटर में दे रहा हूं तुम्हें, इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ सकती है, ऐसी कितनी वेव्स आ सकती है।
पर सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ सकती है। तो तुम कुछ तो उसको वैल्यू दे दोगे, अब तुम्हें डेटा मिलेगा उससे निकाल के। तो बस उसी को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब जहां पे यूनिट है मतलब वन यूज करना, यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। एकता क्यों बोलते हैं, एक होता है उसमें, इसीलिए यूनिटी नाम सुना रहेगा। तो यूनिटी यानी कि एकता के, जैसे कि एक यूनिट में या एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स बन रही है या कितनी वेव्स आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। डेफिनेशन लिखवा देते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स present in per unit length, पर यूनिट लेंथ। अब सर वेव नंबर समझ में आएगा, ये क्या लिखा है आपने, ये तो हमने पढ़ा है म्यू, ये क्या हो गया। तो कुछ नहीं, आपने म्यू पढ़ा है, बस उसके आगे लगा दो बार। वो नहीं जो सोच रहे हो, ये इसको बार बोलते हैं, ना आप अलग सोच जाते हो। हे। तो म्यू बार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बार। वैसे तो इसकी बहुत यूनिट होती है, लेकिन जो हम यूनिट, ऐसा यूनिट जो इसकी होती है वो होती है मीटर इनवर्स। लेकिन जो यूनिट हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन करने के लिए, वो हम यूज करते हैं सेंटीमीटर। ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन यूनिट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख लो, ध्यान से समझ लो, घूर लो, देख लिया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब आखिरी एक बचता है हमारे पास, क्या नाम है उसका, देखो वो आ गया। कौन आ गया, देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है बिना मार कर गिरे, कोई लेक्चर नहीं होता खत्म। अगला आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्या कहता है हमसे एम्पलीट्यूड, तो बबुआ एम्पलीट्यूड हमसे ये कहता है कि कोई चीज कितनी ऊपर तक गई, जैसे कि मान लो ये मार्कर को मैंने उछाला ऐसे, तो ये कितनी ऊपर तक गई, जो हाइट अटेंड की, मैक्सिमम हाइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। सही बात है, हाइट बोलते हैं। कोई चीज ऊपर जाएगी तो उसको हाइट ही बोलेंगे। वेव के केस में कोई वेव कितनी ऊपर तक गई, तो वहां पे हम उसको हाइट से नोट नहीं करते, बिकॉज अगर उसको भी हाइट से डिनोट करेंगे तो भैया कंफ्यूजन चालू हो जाएगा कि हाइट किसको बोलना है और वो किसको बोलना है। तो वेव में भी हाइट होती है, इसमें भी हाइट होती है। तो वेव के केस में कोई वेव कितनी ऊपर गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो लिख के भी रखा है मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इसको आसान भाषा में अगर हम डिनोट करें, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोले, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द थ्रो बोल दे, या फिर क्या बोले इसको, द हाइएस्ट और द डीपेस्ट पॉइंट अचीव by a wave is called as amplitude, is called as amplitude। तो या तो हाईएस्ट पॉइंट या तो डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जैसे कि यहां पे मैंने करके रखा है। ठीक है, चलो इसका यूनिट क्या होता है बबुआ, इसका यूनिट होता है, मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो इसका यूनिट भी हम ऐसा यूनिट मान के चलेंगे। क्या होता है ऐसा यूनिट एम्पलीट्यूड का, अब हाइट है, हाइट है तो हाइट का यूनिट क्या होता है, जाहिर सी बात, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक हाइट ही तो होता है, हाईएस्ट पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट, तो क्या होता है वो मीटर, लेंथ ही तो है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। आपके टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, आप अक्सर इग्नोर कर देते हो, ये दे रखा है। बोलोगे सर ये तो हमारे बुक में लिखा ही नहीं है, हम बता दें ना। ये कहा यह जा रहा है कि इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से।
इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से। इंटेंसिटी क्या होता है, किस इंटेंसिटी से कोई चीज आ रही है। जैसे कि मान लो रेसिंग हो रही है और रेसिंग में कोई गाड़ी कितनी रफ्तार से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, स्पीड। वैसे ही कोई वेव कितनी फटाफट 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 आ रही है आपके पास करते करते, तो ये क्या हो जाती है, इंटेंसिटी। पूरा कनेक्शन करके चलो, गाड़ियों में रफ्तार यानी स्पीड, वेव में रफ्तार नहीं होती, वेव में जो होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी। कितनी तेजी से है, कितनी तेजी से हम तो नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते कि उसमें कितनी क्षमता लेके वो आ रही है, ठीक है, कितनी क्षमता, कितनी पोटेंशियल लेके आ रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों होता है, कैसे होता है, आने वाले लेक्चर्स, आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 टॉपिक करेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लैंक और बोहर दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लैंक का तो हमें अच्छे से एक बार पढ़ाना है। आज क्या कवर हुआ, आज कवर हुआ वेव का या लाइट का, लाइट का वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर की, हाँ जो हमारी लाइट होती है वो कैसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे उसका पार्टिकल नेचर, वो चना की पुड़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से कर लीजिए, एकदम मस्त। आपको नोट्स सब यहीं से बनाने हैं, प्रॉपर पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच।